राष्ट्रपति के बाद अब हम लोगों को उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करना है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनकी चर्चा अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 63 से 71 के बीच में भारत के उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका आखिर चुनाव क्यों होता है। अगर राष्ट्रपति का काम कर ही रहे हैं तो फिर उपराष्ट्रपति की क्या जरूरत है। तो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग इस सेशन में पूरा प्रॉपर इसको समझेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति क्यों, क्या जरूरत है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है उसका सबसे पहली बात तो हम चुनाव को लेकर के समझें कि आखिर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, इसकी क्या पद्धति है, इसकी क्या प्रक्रिया है, उसको जरा समझें। उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसको लेकर के आर्टिकल 66 में इसकी पूरी व्याख्या दी गई है। जब आर्टिकल 66 का आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको उपराष्ट्रपति का जो है वो चुनावी प्रक्रिया आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव को प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा आप राष्ट्रपति वाला भी अच्छे से कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति हमने आपको करा दिया है, तो जहां पर राष्ट्रपति से मिलता जुलता हुआ स्वरूप होगा वहां पर मैं कह दूंगा कि राष्ट्रपति के अनुरूप ही है। समझ रहे हैं? तो देखिएगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव करने से पहले हम राष्ट्रपति के अर्हता को समझें, उपराष्ट्रपति के अर्हता को समझें, मतलब एलिजिबिलिटी को समझें। ठीक है, एलिजिबिलिटी को समझें। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, अर्हता क्या क्या होना चाहिए, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन इसका यह है कि आपको भारत का नागरिक होना होगा। ठीक है, भारत का क्या नागरिक होना होगा। और भारत का नागरिक होने का मतलब यहां पर बिल्कुल नहीं है कि आपको मूल रूप से भारतीय ही होना जरूरी है। किसी भी तरीके से अगर आप मूल रूप से भारतीय हैं तो भी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर बाय द वे आप विदेशी हैं लेकिन आपने अपने देश की नागरिकता छोड़ करके अगर भारत की नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया है तो भी आप भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब नागरिकता आपने कैसे ली है उससे मतलब नहीं है, बस आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि आपका न्यूनतम समझते हैं, कम से कम आपका न्यूनतम आयु है ना, एज 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 35 वर्ष का न्यूनतम आयु जी चुके हैं तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, या आपकी दूसरी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी। आखिर उम्र का क्वालिफिकेशन क्यों रखा गया? आप एक चीज जानते हैं कि जब हम समाज में पैदा होते हैं तो समाज के तौर तरीकों को हम सीखना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? तो उम्र के साथ एक परिपक्वता आती है, इसलिए महत्वपूर्ण पदों के लिए एक उम्र का भी निर्धारण किया गया है, ताकि यह माना जाता है कि आप 35 साल की आयु अगर आप जी चुके हैं तो आप एक समाज का बहुत ज़्यादा अनुभव आप ले चुके हैं और उस अनुभव के साथ आप राष्ट्र का सेवा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिपक्वता जो है वो एकदम से नहीं आती, बल्कि आते आते आती है। आपको मैच्योर होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए एक उम्र भी पैमाना होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा क्वालिफिकेशन ये है कि आपको राज्यसभा का चुनाव, समझ रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो भी अर्हता है, नहीं, राज्यसभा के लिए जो भी अर्हता है, जैसे कि जो चुनाव लड़ते हैं राज्यसभा का एमपी, और उनके पास जो जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भी सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यानी राज्यसभा के सदस्य होने के लिए जो अर्हता है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको भारत का नागरिक और 35 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए। ये इसकी क्या है? एलिजिबिलिटी है। क्या करने का? उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। समझ रहे हैं? अब जरा सा देखिएगा कि इनका जो चुनाव होता है वो चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें, यानी इलेक्शन को लेकर बात करें, तो इसमें दो बात समझिएगा कि इसकी जो पद्धति होती है, किसका? इसका वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक क्या? प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, यानी जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की चुनाव जो होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरह सिस्टम से होती है, और वो सिस्टम हमने आपको राष्ट्रपति में समझाया हुआ है। तो टू डिट्टो कट पेस्ट वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में होता है। दूसरा क्या है? एकल संक्रमणीय। समझ रहे हैं? एकल संक्रमणीय है ना, हस्तांतरण, मतलब कि
आपकी जो वोटिंग है वो कैसे सिस्टम होगी, यानी जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, है ना, उसमें हम लोग आज के डेट में जो वोट देते हैं, अगर 14 लोग खड़े हैं तो किसी एक के सामने जाके बटन दबा देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको समझाया था कि उसमें जितने कैंडिडेट होते हैं उसमें सभी को वोट देना होता है, यानी एक ही आदमी सभी को वोट देता है और उसके बाद जो सबसे कम वोट लाता है उनके वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनमें। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति में हमने पूरा सिस्टम पढ़ाया हुआ है। तो जो राष्ट्रपति वाला सिस्टम है वही सिस्टम इनके चुनाव का भी है, उपराष्ट्रपति के भी चुनाव का है, समझ रहे हैं। हाँ, इनमें खास अंतर क्या है वो अंतर को समझा जाए, बाकी चीज जो सेम है वो सेम है। अंतर क्या है वो समझिएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला अंतर यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, समझिएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, यानी कि जो जो चुनाव जीत करके गए हुए हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वोट करते हैं। मैं फिलहाल अभी बात कर रहा हूं लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर जनता के द्वारा चुन करके भेजे गए हैं वही व्यक्ति यहां पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट करते हैं, समझ गए। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है उसमें इससे थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं और इसमें क्या है, सभी सदस्य वोट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, चाहे वो निर्वाचित हो या राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड हो। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी वोट करते हैं और इसमें सिर्फ निर्वाचित। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है सो देखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यानी प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, इसके अंदर में लोकसभा और राज्यसभा के वोटर के साथ साथ जो विधानसभा होते हैं यानी राज्य के जो एमएलए होते हैं, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में जो एमएलए बनते हैं वो भी इनका वोट करते हैं। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी विधानसभा की गठन की गई है, तो वहां के भी जो निर्वाचित एमएलए हैं वो भी इनको वोट करते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये राज्य वाला विधानसभा का यानी एमएलए या दिल्ली और पुडुचेरी वाले वोट नहीं करते। यानी कुल मिलाकर के यह जो दो अंतर है वो ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो राज्य के एमएलए और केंद्र का एमपी जो निर्वाचित हैं वो सभी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ही वोट डालते हैं, स्टेट वाले नहीं डालते, यानी एमएलए नहीं डालते, समझ गए। ये दो खास अंतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के है, समझ गए। इसके साथ थोड़ा सा और देखा जाए कि जैसे बाकी आपने देखा था कि राष्ट्रपति को कोटा के बराबर वोट लाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी कोटा के बराबर वोट लाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब कि जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही जीतेगा, जरूरी नहीं है, बल्कि जो कोटा के बराबर वोट लेकर के आएगा वही जीतेगा। और ये भी हमने आपको राष्ट्रपति में समझाया हुआ है। देखो, राष्ट्रपति को जब तक सही से नहीं समझोगे उपराष्ट्रपति आपको क्लियर कट समझ में नहीं आएगा। इसलिए राष्ट्रपति वाला पोजीशन को आप जरूर समझ करके रखिएगा और उससे कनेक्ट करते जाइएगा तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, समझ गए। अब अगला चीज जरा सा समझिएगा कि इनकी जो कार्य है वो कार्य क्या क्या है, ये कौन कौन सा काम करते हैं। मेनली ये इनकी कार्य की जो प्रावधान है वो दो अनुच्छेदों में आपको मिलेगा खुल करके, एक आर्टिकल 64 में और एक आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्य को लेकर के चर्चा किया गया है। देखिएगा, एक्चुअली क्या है कि उपराष्ट्रपति को का जो चुनाव किया गया है वो एक राष्ट्रपति के ऑप्शन के रूप में चुनाव किया गया है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति अगर किसी बीमारी के कारण या किसी समस्या के कारण अगर कुछ दिनों तक अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में सक्षम ना हो, यानी राष्ट्रपति अपने कार्य को कुछ दिनों तक ना कर पाए, तो राष्ट्रपति के काम को करेगा कौन। तो ये एक ऑप्शन है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी वजह से अपने दायित्व को निभाने में अगर सक्षम नहीं होंगे तो उतना दिन तक ये उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम करेंगे जब तक वो वापस अपने पद को न संभाल लें। तो उपराष्ट्रपति एक्चुअली एक ऑप्शन के रूप में होते हैं, लेकिन दरअसल ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति अक्सर अपने कर्तव्यों को निर्वहित करते ही रहते हैं। तो जब तक राष्ट्रपति अपने काम को कर रहे हैं तब तक तो उपराष्ट्रपति के पास कोई काम ही नहीं है, बल्कि ये बैठे रहेंगे। इसीलिए अनुच्छेद 64 में कहा गया कि आपको तब तक हम दूसरा दायित्व दे देते हैं, तब तक आप दूसरे दायित्व को निभाएं। जब राष्ट्रपति असक्षम हो जाएंगे तब जाकर के वहां पर आप संभाल लीजिएगा, यहां वाला काम छोड़ दीजिएगा। लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपना काम कर रहे हैं तब तक आपको भी नहीं बैठना है, आप भी कुछ काम करिए, तब तक उनको भी कुछ जिम्मेदारियां दे दी गई। तो इनको चुना किस लिए गया है? राष्ट्रपति के ऑप्शन के रूप में, राष्ट्रपति के विकल्प के रूप में।
लेकिन इनसे काम दूसरा भी लिया जा रहा है। तो मेन रूप से ये राष्ट्रपति के ऑप्शन में है। जब कोई एक व्यक्ति दो पद पे बैठता हो तो पहला पद जो है वो मेन पद, और दूसरा पद भी अगर उनको दे दिया जाए तो उसको उस पद के साथ में पदेन लगा दिया जाता है। पदेन लगाने का मतलब है कि पहला पद कोई और इनके पास है। समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा, आर्टिकल 64 में यह कहा गया है कि जो राज्यसभा है, जरा समझिएगा, राज्यसभा की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास अभी कोई काम नहीं है। जब तक राष्ट्रपति अपना काम कर रहे हैं तब तक ये क्या करेंगे? तो तब तक ये राज्यसभा का जो है वो क्या करेंगे? सभापति के रूप में काम करेंगे, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। इसलिए इसके पहले हम एक शब्द लगाएंगे, पदेन सभापति। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में है उपराष्ट्रपति। एक पद इनके पास ऑलरेडी है उपराष्ट्रपति का, और उनके पास कोई काम ना होने के कारण इनको दूसरा काम भी सौंप दिया गया सभापति का, राज्यसभा का। इसलिए इनको पदेन सभापति कहा जाता है। जिस भी पद के पहले पदेन लगा हुआ हो, इसका मतलब कि इससे भी बड़ी पद उनके पास है, लेकिन वहां पे काम ना होने की वजह से ये दूसरा काम को संभाल रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति का काम करेंगे। समझ रहे हैं? पदेन सभापति कहने का मतलब कि राज्यसभा का जो जितने भी है ना कार्य हैं वो इन्हीं के परमिशन से संचालित होगा। जैसे आप लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को देखते हैं, उनका काम होता है कि किसी को समय देना कि आप 5 मिनट अपना भाषण दीजिए, अगर किसी को विरोध करना है तो आप इसका विरोध करिए। नहीं, यानी कि जो भी करना है आपको वो इनके विद परमिशन से ही करना होता है लोकसभा में। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा के अंदर में पदेन सभापति जो हैं वो पूरे सभा को संचालन करने का जिम्मेदारी निभाते हैं। इन्हीं को पूरा जिम्मेदारी होता है राज्यसभा को चलाना। तो उपराष्ट्रपति एक्चुअली आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। समझ गए? और अगर आर्टिकल 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में अक्षम हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे? यहां का काम को छोड़ करके ये राष्ट्रपति का क्या करेंगे? काम करेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बनेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि राष्ट्रपति के काम को ये क्या करेंगे? संभालेंगे। और जिस समय ये राष्ट्रपति के काम को संभालेंगे तो इनकी सारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के तरह ही होगा। समझ रहे हैं? यानी कि सारा शक्ति का उपभोग ये राष्ट्रपति के तरह ही करेंगे। तो जब ये राष्ट्रपति का काम करेंगे तो इनको जो सैलरी है, अगर जितने दिन तक भी वो काम करेंगे राष्ट्रपति का, उतने दिन तक इनको सैलरी जो है वो भी राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेगा। इनको राष्ट्रपति को जितने भी इम्यूनिटीज दिया गया है, उन्मुक्तियां दी गई है, वो सारे उन्मुक्ति इनको प्राप्त होगा। राष्ट्रपति को जितनी भी परिलब्धियां दिए गए हैं, नहीं, जितने भी इनको प्राप्त होता है सिस्टम, जितने भी इनको लाभ प्राप्त होता है वो सारा राष्ट्रपति को प्राप्त, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होगा राष्ट्रपति के रूप में, अगर ये राष्ट्रपति का काम करेंगे तो। और फिर ये अपने पद पर कब लौटेंगे? जब वो वापस से राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण कर ले। समझ रहे हैं? तो इनका एक्चुअली दो काम है, राष्ट्रपति के विकल्प के रूप में और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। अगर ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम कर रहे हैं तो इनको जो सैलरीज वगैरह मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, पदेन सभापति के रूप में मिलता है। आज के डेट में इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको 4 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। इसके साथ साथ जो इनको परिलब्धियां हैं, जो इम्यूनिटीज है वो भी प्राप्त होता है, जैसे वाहन, ट्रेन, फ्री ट्रेन, फ्री वायुयान, रहने के लिए घर, ये सारा चीज इनको फिर मुफ्त में प्राप्त होता है। ऑफिस के लिए खर्चे, वो सारी चीज प्राप्त होता है। इसके साथ 4 लाख रुपया पर मंथ। और जब ये रिटायर होंगे तो इनको 50% जो है वो क्या होगा? पेंशन के रूप में इनको प्राप्त होता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये उपराष्ट्रपति का मेन काम होता है। इसके साथ साथ एक चीज को और समझा जाए, वो क्या समझना है कि आपने समझा था कि राष्ट्रपति को जब संवैधानिक कदाचार में पकड़े जाते हैं तो उनको हटाने के लिए एक जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग कहते थे। तो ठीक महाभियोग जैसे प्रक्रिया के माध्यम से उपराष्ट्रपति भी अगर ऐसा कोई कदाचार में पकड़े जाए तो उपराष्ट्रपति को भी ठीक उसी तरीके से यहां से क्या किया जाता है? इनको मुक्त कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। तो दरअसल देखिएगा, राष्ट्रपति अगर कोई उपराष्ट्रपति अगर कोई कदाचार करें, समझ रहे हैं? यानी कदाचार करें का मतलब क्या? कदाचार से भी पहले एक चीज और समझिएगा कि उपराष्ट्रपति के पद जो है वो कब कब खाली होगा। तो सबसे पहला क्या ये हो सकता है कि कार्य के ड्यूरेशन में ही इनका क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। अगर उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने गए लेकिन 1 साल पूरा करने के बाद बाय द वे मानो इनकी डेथ हो गई तो भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है खाली करने का? दूसरा तरीका यह है कि ये राष्ट्रपति को क्या करे? रिजाइन दे दे। यानी उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? बताइए,
उपराष्ट्रपति जो हैं अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर के भी अगर अपना पद छोड़ना चाहें तो अपने पद को छोड़ करके विमुक्त हो सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है खाली होने का? तीसरा तरीका ये है कि अगर मान लो कि ये किसी कदाचार में पकड़े जाएं, नहीं, और कदाचार में पकड़े जाएं तो ये पद से हटना नहीं चाहते हैं लेकिन इनको हटाया जाए, तो हटाने का प्रोसेस क्या है इसको समझना है। देखिएगा, राष्ट्रपति को जो हटाने का तरीका था उसमें क्या था, आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि उनकी हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा राज्यसभा से ही शुरू होता है। सबसे पहली बात कि लोकसभा से इनको हटाने की प्रक्रिया कभी शुरू नहीं होगा, इनकी शुरुआत जो है वो राज्यसभा से ही होती है, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, वहीं से इनको मुक्त किया जाएगा, वहीं से इनको हटाया जाएगा। अगर इनके ऊपर कदाचार का ब्लेम है और राज्यसभा के अंदर में अगर ऐसा प्रस्ताव आ गया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो हटाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। 14 दिन पूर्व सूचना क्यों दिया जाता है? ताकि ये इनके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है उस ब्लेम को आकर के क्या करें, बोलिए, ये क्या करें, अपना सफाई पेश करें। अगर ये 14 दिन के अंदर आकर के सफाई पेश कर दें और उससे अगर राज्यसभा के सदस्य लोग सहमत हो जाएं कि ठीक है हमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर इनके सफाई से अगर हम सहमत नहीं हैं तो फिर इनको हटाने की कार्रवाई क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और वो कैसे होता है सो देखिए, राज्यसभा के अंदर में मतदान कराया जाता है और यह मतदान जो होता है वो राष्ट्रपति में याद करिए 2/3 से पास कराया जाता था, यानी जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 अगर हाँ कह दिया तभी वो पास माना जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति में साधारण बहुमत से काम चल जाता है। साधारण बहुमत कहने का मतलब समझ रहे हैं? साधारण बहुमत का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ऐसे समझिए, राज्यसभा में भी टोटल सदस्य कितने हैं? 245, इसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा लगभग कितना हो जाएगा? 123, यानी 123 व्यक्ति अगर राज्यसभा में मतदान कर दिया, यानी आधा से ज्यादा को साधारण बहुमत कहते हैं। 123 व्यक्ति ने अगर मतदान कर दिया कि हमें ये पदेन सभापति नहीं चाहिए, हमें ये उपराष्ट्रपति नहीं चाहिए, तो ये राज्यसभा से पास माना जाएगा। इसके बाद क्या किया जाता है? तीसरी पॉइंट कि इनको लोकसभा में भेजा जाता है। पहले राज्यसभा से शुरू होगा, बाद में लोकसभा का समर्थन भी जरूरी होता है, यानी लोकसभा का समर्थन जब हो जाएगा तभी ये हटेंगे। और लोकसभा में भी कुछ नहीं है, साधारण बहुमत से ही वहां पर भी वोटिंग करा दी जाती है, वहां भी विशेष बहुमत नहीं होता। जैसे मान लिया जाए कि 545 मेंबर लोकसभा में है तो इसके आधे कितने हो जाएंगे? 273। तो अगर 273 लोग यहां भी अगर वोट कर दें कि इनको हटाओ, तो उपराष्ट्रपति की हटाने की कार्रवाई पूरी हो गई और उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ करके जाएंगे। इस तरीके से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और समझिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, मतलब वो कितने बार चुनाव को लड़ सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई सीमा नहीं बनाया गया कि वो कितने बार लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए प्रावधान है कि 2 बार से ज्यादा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। समझ गए? ये हमने राष्ट्रपति में आपको बताया था। ठीक उसी तरीके से उपराष्ट्रपति जो है, इनके लिए भी कोई ऐसा समय ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं किया गया है कि एक ही बार चुनाव लड़ेंगे, 2 बार लड़ेंगे, 3 बार लड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव वो जितना बार चाहें उतना बार पर्चा दाखिल करके और चुनाव लड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन आपको ये मालूम है कि उपराष्ट्रपति का भी पद जो है वो खाली नहीं होता। अगर खाली होता है तो यथाशीघ्र क्या कर लेना चाहिए? उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर मृत्यु हो गई तब तो ये अचानक से खाली हो गया, और जब ये खाली हो जाता है तो कोशिश होता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करके उपराष्ट्रपति के पद को भर लिया जाए। समझ रहे हैं? भारत में 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो एक से ज्यादा बार वो चुनाव जीते। एक हुए राधा कृष्णन सर्वपल्ली और दूसरा हुए हामिद अंसारी। नहीं, अगर वो चाहते तो और भी चुनाव लड़ करके एक बार और भी उपराष्ट्रपति बन सकते थे, यानी जितना बार चाहे उतना बार वो चुनाव लड़ करके बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज और उपराष्ट्रपति में आप लोग क्लियर करके समझ लें तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो अगला जो पॉइंट है वो ये है। देखिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो हैं अगर किसी वजह से अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम ना हो तो उनके काम को करने के लिए कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सक्षम ना हो। जैसे मान लो कि कोई शादी पार्टी में जा रहे हैं,
राष्ट्रपति अपने गाड़ी से जा रहे थे, साथ में उपराष्ट्रपति को भी ले गए बैठा करके, चलो दोनों पार्टी अटेंड करके आते हैं। गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, दोनों को अचानक से चोट लगा जोरदार तरीके से, और दोनों कर्तव्यों को निर्वहित करने में सक्षम नहीं है। तो इसके लिए एक लिस्ट बनाई गई है, देखिएगा, ऐसे ऐसे समझिएगा। जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम न हो तो उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। कब तक? जब तक राष्ट्रपति वापस अपने पद पर नहीं आ जाते, तब तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये दोनों के दोनों अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में सक्षम न हो, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो राष्ट्रपति का काम करेंगे। अगर हो सकता है कि सीजीआई भी अगर सक्षम ना हो, तो यानी अगर तीनों सक्षम ना हो तो फिर स्थिति ये हो जाता है कि इनके बाद जो सीनियर जज है ना, इनके बाद जो सीनियर हैं वो इन राष्ट्रपति के कर्तव्यों को क्या करेंगे? निर्वहित करेंगे। समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति के अंदर में फिर सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में चला जाता है। अगर ये दोनों खाली अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम न हो तो फिर ये आएंगे, इसके बाद ये सीनियर, अगर ये भी सक्षम न हो तो इसके बाद का सीनियर, इस तरीके से काम चलेगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए भी यही प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आपके महत्व का काम उपराष्ट्रपति को लेकर के एक चीज और समझना है, वो देखिए क्या है। एक्चुअली क्या है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते उपराष्ट्रपति, आप जानते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है ना, उपराष्ट्रपति जो इलेक्शन लड़के आए हैं वो राष्ट्रपति के ऑप्शन के रूप में आए हैं। इनके पास वहां काम नहीं है, इसलिए यहां पर इनको काम दे दिया गया है। तो ये राज्यसभा के जब सदस्य है ही नहीं, तो राज्यसभा में जब भी मतदान होगा, मतदान समझते हैं, वोटिंग होगा किसी भी बिल पर कि पास या फेल, तो ये मतदान नहीं करेंगे, इनके पास मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें ये मतदान कर सकते हैं। कब? जब पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाए। जैसे मान लो कि 100 कोई वोट है, जिसमें से एक कानून बनाना है, तो 50 लोग कह रहे हैं कि पास होना चाहिए और 50 लोग कह रहे हैं कि नहीं, फेल हो जाना चाहिए। तो जब दोनों का बराबर हो जाए तो उस केस में ये मतदान देते हैं और इसको कहा जाता है निर्णायक मत। तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो निर्णायक मत देते हैं। समझ रहे हैं? ये जो है वो निर्णायक मत देते हैं। निर्णायक मत मतलब एकदम निर्णय हो जाना कि पास या फेल। लेकिन ये कंडीशन है कि जब दोनों की बराबर रहेगी तभी वोट देंगे। अगर बराबर की केस नहीं है तो उपराष्ट्रपति वोट नहीं करते। इससे अधिक उपराष्ट्रपति से सवाल की अपेक्षा नहीं की जाती। इतना ही आपके लिए बहुत। ठीक है।